इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी स्थिति थी कि भारत में ये त्रिराष्ट्र संघर्ष में तब्दील हुआ। तो सबसे जो कमजोरी थी कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर संसाधन हो जाता है थोड़ी सी भी किसी भी प्रकार का, तो वो थोड़ा सा प्राउडी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। शक्ति को सूर्य की तरह दिशा देने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। सूर्य ही है एक ऐसा जिसमें इतनी ज्यादा शक्ति है, इसके बावजूद भी उस शक्ति से वो इस अपने सौर्य मंडल में किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है। लेकिन मनुष्य ऐसे हैं कि किसी के पास धन की शक्ति हो जाए, मन की शक्ति हो जाए, भावना की शक्ति हो जाए, समाज की शक्ति हो जाए, और यदि उसे नियंत्रित करने की बेहतरीन व्यवस्था नहीं की गई है तो वो उसका दुरुपयोग करता है। जनरली राजपूतों में ऐसा देखा गया है। जितने भी आप देखेंगे आज भी राजपूत लोग हैं, उनके पास राजपूती प्रकार की कोई खास चीजें नहीं बची है, क्योंकि उनके सारे प्रॉपर्टी को सरकार ने ले लिया, उनके सारे जमींदारी प्रथा जो थी उनको समाप्त कर दिया। उनको किसी भी प्रकार का समाज का कोई फायदा नहीं है। आज भी समाज में आप देखेंगे जो अन्य जातियां हैं उनको फायदा है, जाति के रूप में भी फायदा है। कैसे है? अगर विवाह शादी होता है तो देखिएगा गांव की धोबन है, भले आपका कपड़ा धोती है तो पैसा लेती है, लेकिन जब वो विवाह शादी होगा तो उसका रस्म है, एक साड़ी भी मिलेगा, 500-600 की एक साड़ी भी आप दे रहे हैं, कम से कम एक ब्लाउज दे रहे हैं, पेटीकोट दे रहे हैं, इसका तो फायदा उसको है। गांव में अगर मान लो 50 शादी हो रही तो 50 साड़ी उसको साल में हो गई, कपड़ा नहीं खरीदना पड़ेगा। पंडित जी है, जातीय आधार पर उसको भी फायदा है। कुशवाहा है, वो भी हल्दी देता है, उससे भी फायदा है। कंकर है, वो भी आएगा, पानी का विधि करेगा, उसको भी फायदा है। और हजाम है, उसको भी फायदा है। वो पान के पत्ते पर या आम के पत्ते पर थोड़ा सा हल्दी देता है, देखा 10,000 रुपया कमा लेता है 3 घंटा में रात को। कोई अब न्योता वो नहीं भेजता है, न पहुंचाता है, कोई सूचना भी नहीं देता, लेकिन हल्दी क्या तो नाई ही देगा तो हम लोग लगाएंगे। तो आज भी सारे जाति को जाति प्रथा से फायदा है, हमारे धर्म से फायदा है। घर में आप कुछ भी अगर छूते हैं अनाज वगैरह तो वो ब्राह्मण ले लेते हैं, चाहे वो आपके किसी ग्रहण के समय स्नान करते हैं तो बुला के देते हैं, अरे पंडित जी के खोज कहीं है, दे देते हैं। अगर आपके घर में विवाह है तो देखिएगा हर जाति को एकमात्र अगर इस धरती पर इंडिया की कोई जाति बची है तो वो है राजपूत, जिसको किसी प्रकार के जाति नाम पर फायदा नहीं, न विवाह में, न शादी में, न किसी चीज में। हाँ ये जरूर है, उसको विरोध जरूर है, उसके सारे लोग करते हैं। और वो खुद भी ऐसा है जो अपने भी एक बन के नहीं रहता है, दूसरे को क्षति करते। सभ्य नेता है इसमें देखा जाए, सब चाहता है हमें दूसरा फायदा करे, हम कितना हो नुकसान कर दें किसी का, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो व्यभिचारी भी होगा तो चाहेगा हम व्यभिचार करें, व्यभिचार करोगे कल के समाज में लोग देख लेगा तुमको कि भाई फलना जगह व्यभिचार कर रहे, दूसरे के तो पेट पर लात मार रहे हो तुम व्यभिचार करके, तुमको कर्म कर रहे हो, दूसरे को तो पेट पर लात मार रहे हो, क्योंकि उससे प्रतिष्ठा गिरेगी उस व्यक्ति की। तो चाहते हो कि हम गलती करें और मुझे मेरे जात के लोग सपोर्ट करें, मैं अत्याचार करूं, मुझे मेरे जात के सपोर्ट करें, मैं उनके पेट को मारूं कि उनका गर्दन काट दूं, मेरे जात के लोग मुझे सपोर्ट करें। सब कोई अपने सपोर्ट में है, लेकिन सपोर्ट दूसरे को नहीं करता कि हम भी उसके भाई व्यवसाय है उसको नुकसान ना होने दे, उसकी स्थिति है उसको क्षति ना होने दे। दूसरी चीजें हैं, श्रेष्ठता की भावना इन लोगों में भी ज्यादा है। कोई कहता है हम जो है चौहान है इसलिए श्रेष्ठ है, कोई कहता है परमार है इसलिए श्रेष्ठ है, कोई कहता है हम राठौड़ है इसलिए श्रेष्ठ है, कोई कहता हम चालुक्य है इसलिए श्रेष्ठ है। गजब गजब सी स्थितियां हैं इन लोगों की, और सब अपने श्रेष्ठता के लिए सदा ही एक दूसरे के प्रति लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन इनकी एक अच्छाइयां बता दे, ये महिलाओं का इतना ज्यादा सम्मान करते थे, इज्जत करते थे कि महिलाएं भी राजनीति में हस्तक्षेप किया करती थी। और यही कारण है कि क्षत्रियों के घर में आप जनरली देखेंगे तो सबसे ज्यादा कोलाहल मचे हुए रहता है, सबसे ज्यादा, माफ करेंगे लोग, उनके घर में अगल बगल कोई होगा उनसे जाकर थोड़ा सा बात करके देख लीजिए कि क्या इनके परिवार में बहुत शांति है। बहुत कम ऐसे फैमिली मिलेगा जिसमें शांति है।
बेवजह सब अपने क्षत्रिय भावना को, हालांकि सब लोग सेम है, लेकिन बेमतलब के अपने श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए लड़ाई झगड़ा हो, हल्ला, हम महान देखा नहीं, ये करना वो करना, पता नहीं। भारत के प्रधानमंत्री अभी तक दो ही व्यक्ति बने हैं क्षत्रिय जो अल्पकाल के लिए हुए हैं। एक आपके चंद्रशेखर सिंह बने थे, दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे, और दोनों ही मिलकर, कोई भी ऐसा नहीं था कि एक एक साल भी रह पड़े। 40 दिन ही आपके चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पता नहीं क्यों ये कहते हैं हम महान हैं, हम महान हैं। मुख्यमंत्री भी आज के डेट में अगर देख लीजिए तो जो 552 देशीय रियासतें राजपूत राजाओं की मिला दी गई भारत में, इसके बावजूद 5 राज्य के मुख्यमंत्री भी क्षत्रिय नहीं मिलेंगे आपको। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें एकता किस प्रकार की है, जबकि इन्हें इतिहास से बल मिलता है। इनके पूर्वजों ने त्याग किया था, इनको सामाजिक लाभ भी मिल सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ये प्राचीन से ही बिगड़ा है। क्योंकि ये जो पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, आपको शायद पता होगा कि इन्हें त्रिसंघर्ष भी कहा जाता है। कई बार इसको त्रिराष्ट्र संघर्ष भी कहा जाता है। अब सोचिए कि ये संघर्ष ही क्यों, त्रिदल संगठन क्यों नहीं कहा जाएगा? तो इसके पीछे न केवल राज्य तो एक बहाना था, हमारे विद्वानों ने इनको लड़ाने का प्रयास किया। जैसे मान लीजिए कि ये जम्मू कश्मीर हुआ आपको, और इस जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें और ले मोटे तौर पर ऐसे भारत के नक्शे को हम लोग जी, तो इस एरिया में ये पूरा का पूरा एरिया जो था वो गुर्जर प्रतिहार का था। इसी ढंग से ये एरिया जो था आपका पाल का था। धीरे धीरे पाल ये नेपाल के सीमा तक भी विकास कर गए, और इधर विकास करने की वो ज्यादा कोशिश कर रहे थे, ये पाल थे। प्रतिहार जो थे, इनकी जिम्मेवारी थी पश्चिमी भारत की रक्षा करना, लेकिन ये पश्चिम नहीं बल्कि यहाँ पर एक कन्नौज था। और आपको पता होगा कि इस कन्नौज पर जो था वो मौखरी वंश का शासन था, और इसी मौखरी शासन को अपने कब्जे में करने के लिए लोग ललायत थे। इधर जो थे आपको पूरा ये महाराष्ट्र का एरिया लिए हुए विस्तृत थे आपके राष्ट्रकूट, ये भी कोई कम नहीं थे, ये राष्ट्रकूट थे। और ये कन्नौज का क्षेत्र था। कन्नौज पर जो था मौखरी की सत्ता थी। बाद में यहाँ पर वर्धन की सत्ता भी लगभग स्थापित हो गई, क्योंकि ये हर्षवर्धन जो था वह अपने बहन राजश्री के साथ मिलकर शासन करने लगा। लेकिन एक दिक्कत क्या आई कि ये शायद विवाह नहीं किया था। ऐसे इतिहासों में कहीं कहीं आया है कि हर्षवर्धन की एक बेटी थी जिसका विवाह भी किया था, लेकिन कहीं भी उसके पत्नी का प्रॉपर उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे लगता है नहीं किया हो, अथवा जब वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो शायद अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि मैं भी महात्मा बुद्ध के ब्रह्मचर्य नियम का पालन करता हूँ, उसको किताबों में नहीं लिखा होगा। कई बार तो पुस्तकों में ये आया है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगानंद जो किताब थी वो खुद नहीं लिखा था, वो किसी लेखक से लिखवा दिया था, कुछ पैसे देकर और फिर अपने नाम पर कर लिया था। जो भी हो, ये तो कोई हम लोग देखे नहीं, लेकिन हाँ उसी के नाम से ये किताबें मानी जाती है। विद्वान तो था ही, क्योंकि विद्वान लोग ही विद्वानों को महत्व देता है और उसके सुरक्षा और संरक्षा का कार्य भी करता है। तो 5-5 जो है मोक्ष परिषद का गठन किया था, और छठा आप देखेंगे महामोक्ष परिषद का वो जो है कार्य किया था। तो निश्चित रूप से विद्वानों को, तभी जाकर वेनसांग भी आया था, और वेनसांग अमुत कंठ से उसकी करता है बड़ाई कर। तो ये वर्धन वंश की सत्ता समाप्त हो गई, और यहाँ पर आयुध वंश की सत्ता स्थापित हो गई। अब आयुध में जो सबसे पहले शासक था उसका नाम था वज्रायुध। ठीक है, वज्रायुध। वज्रायुध के बाद जो है चक्रायुध शासक हुआ, और चक्रायुध के बाद आपको युद्ध नहीं, चक्र आयुध भी कह सकते हैं। उसके बाद इंद्रायुध बना, इंद्रायुध बना,
ये इस ढंग से शासक इसमें बने ऐसा माना जाए। ये दोनों तो भाई थे, शायद कई जगह कहता कि सौतेला थे, कई जगह कहा जाता है खास भाई थे, जो भी हो, लेकिन इस सत्ता पर जो है इसलिए लोग कब्जा चाहता था क्योंकि यहाँ विद्वानों की मंडली थी और विद्वानों ने ये घोषणा कर दिया था कि महान शासक हम उसी को मानेंगे जो कम से कम कन्नौज पर कब्जा करे, और यदि कन्नौज पर कब्जा कर लेता है तो उसी को हम भारत का चक्रवर्ती सम्राट घोषित करेंगे। अब आप सोचिए कि चक्रवर्ती सम्राट के लिए किसी एक केंद्र पर नियंत्रण करना और वो भी काफी कमजोर सत्ता पर कब्जा करना क्या सही माना जाएगा? लेकिन नहीं, लोग सोचते थे कि हम विद्वानों को सेटिस्फाइड करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन बने रह सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने कन्नौज पर हमला करना शुरू किया। सबसे पहले आप कन्नौज में देखेंगे कि वत्सराज नाम का एक व्यक्ति था, उसने प्रयास किया था, जो ये प्रतिहारों में था। यानी कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन व्यक्ति था जो इसके लिए प्रयास किया था, तो वत्सराज यहाँ आक्रमण किया था। वत्सराज के आक्रमण के दौरान ही आपको इधर से धर्मपाल जो है आक्रमण किया, लेकिन धर्मपाल पहले पहुंच गया और पहुंचने के बाद चक्रायुध को हटाकर इंद्रायुध को बैठा दिया। लेकिन जब वत्सराज यहाँ पहुंचा तो इनको पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये भागकर मुंगेर आए, लेकिन मुंगेर में हारा दिया। तो धर्मपाल एक ऑलरेडी इंद्रायुध को बैठा चक्रायुध को हटाया था, तो श्वेत पताका लिया था। दूसरा, ये जब पहुंचा तो 2 श्वेत पताका इसके साथ हो गया। जो हारते थे वो श्वेत झंडा अपना दे देते थे कि हम हार गए हैं, मुझे शांति दिया जाए, इसीलिए कहते हैं श्वेत पताका, हमारे सामने वाला हार गया। तो इस ढंग से ये हार गया था युद्ध धर्मपाल के सामने। वत्सराज गया तो ये भी हार गया था। तो 2 श्वेत पताका इसके पास था, सॉरी एक, अब इससे छीन लिया ये तो वत्सराज के पास कितने श्वेत पताका हो गया? 2। अब इधर से एक व्यक्ति था जिसका नाम था ध्रुव, ये भी हमला कर दिया, और ध्रुव जो है हमला करके और दोनों को श्वेत पताका लेकर कहाँ आ गया? आपको यहाँ पर, यानी कि प्रतिष्ठान में। और इस तरीके से त्रिराष्ट्र संघर्ष जो है एकदम जमकर होने लगा। लगभग 175 वर्ष तक त्रिराष्ट्र संघर्ष चला। अब आप कल्पना करो कि कितना दिन होता है। हम लोगों के अगर 5 साल संघर्ष कर ले तो अनपढ़ भी सरकारी नौकरी में जा सकता है या बढ़िया पद हासिल कर सकता है। और ये 175 वर्ष अगर युद्ध किए होंगे तो कौन सी का लड़ाई था? वाक युद्ध था। कोई ना कोई तो मारा गया होगा। कौन मारे गए होंगे? सभी क्षत्रिय होंगे। अग्रिम पंक्ति में भी यही थे, मुख्य पंक्ति यही थे, बहाली ही किसी और की नहीं होती थी। कितना दिमाग लगाकर जो है इन लोगों के संघर्ष को मूर्त रूप दिया गया और ये मारे जाते रहे, और इनकी न केवल एक वीर योग्य आबादी समाप्त होती रही, बल्कि छत बिछत होते देख इनको संघर्ष को रोकने का भी किसी ने प्रयास नहीं किया। और ये संघर्ष आज भी जारी है और ये समाप्त होने वाला नहीं है। क्षत्रिय जब तक रहेंगे तब तक लड़ेंगे, क्षत्रिय जब तक रहेंगे तब तक लड़ेंगे। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर के आ जाएंगे तो शायद इनमें एकता स्थापित होने वाली मुझे लगता है नहीं है। बाकी अब प्रकृति शायद रोक सकती है, यानी जनता समाज चाहे तो बचा सकता इन्हें, बाकी ये बचने वाले नहीं दिखते हैं, मेरा जो मानना है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।